चलिए, तो ये क्लास जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मौर्य साम्राज्य हम लोग शुरू करते हैं। वृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है ना इतने वृहद स्तर पर जो है एक साम्राज्य की शुरुआत की थी। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो ये था विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो ये था विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, ये की है विलियम जोन्स ने। तो देखिए, जो यूनानी लेखक थे ना, उन्होंने सैंड्रोकोटस लिख रखा था, ठीक है। तो सैंड्रोकोटस कौन था, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बात किसने पता लगाया, तो विलियम जोन्स ने पता लगाया। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है, तो ये हुआ है विशाखदत्त में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह है पाटलिपुत्र में। देखिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र है ना, इसमें ज़्यादातर मामला है राजनीति से ही है। इस आर्थिक रूप से इसमें बहुत कम बातें बोली गई है, तो ये राजनीतिक रूप से ये जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान स्थित है पाटलिपुत्र में। मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है, तो ये की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस से निर्मित था, तो ये निर्मित था लकड़ी का था ये। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था, तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और अपनी बेटी का शादी भी जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य से इसने कर दिया था। ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि कोई यूनानी मार सकता था ना, तो बहुत अच्छी रणनीति थी ये चाणक्य जी की। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक यानी सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र के प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, ये की थी सम्राट अशोक ने। सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है, ये किया है जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता, तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन तीर्थ, तीर्थ किसको बोलते थे, अधिकारी जो होते थे ना उनको तीर्थ बोला जाता था मौर्यकाल में। तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्थान के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। जैसे अभी आईएएस होते हैं ना, तो उसी तरह समझिए वो आईएएस हुआ करते थे उस समय के, सीनियर आईएएस। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अब तीर्थों को देखते हैं कि मंत्री पुरोहित जो थे, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी, ये तीर्थ थे। टोटल 18 थी इनकी संख्या। तो मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। जो सन्निधाता था वो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता जो था ना वो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष होता था। समाहर्ता, आज भी कलेक्टर जो हैं वह उस समय भी कलेक्टर थे। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री, कर संग्राहक, सेम काम है। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर था प्रदेष्टा। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख था, प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था नायक। सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वशिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। अध्यक्ष होता था कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था कर्मांतिक। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला होता था प्रशासता। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी को बोलते थे दंडपाल। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, ये होता था दुर्गपाल। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था अंतपाल। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था आटविक। दौवारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था दौवारिक। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था नागरक। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था, तो ये था मापतौल करना। तो ये सारे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। एक हमारे पास बच गया सबसे आखिरी, उसको पढ़ देता हूँ मैं। गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उदगोला, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है।
अन्यथा तो उसका नाम देवनाम प्रिय ही हर जगह लिखा हुआ मिलता है। आगे के देखते हैं, आगे के लाइंस देखते हैं। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन को विजित किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति से प्राण का त्याग किया। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहते थे? तो मौर्य साम्राज्य में भूमि मापक अधिकारी थे रज्जुक। ये सब प्रश्न जो है ना कहीं अच्छे से आए हुए हैं। तो मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी थे रज्जुक। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टिकाओं से की गई है। ये ब्राह्मी लिपि की जो पहचान है वो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण की गई है। पहले पेपर तो होता नहीं था। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस सदी में किया गया और कहाँ किया गया? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो बीपीएससी ने पूछा हुआ है। चीन में कागज़ का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन कौन से साल में कागज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सम्राट अशोक की शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? शाहबाजगढ़ी जो है वो पेशावर पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये प्राकृत है। अशोक के शिलालेख और उनके खोजकर्ता को देखिए, एक बार देख लीजिए कि अशोक के शिलालेख और खोजकर्ता को देखते हैं। तो धौली अभिलेख को खोजा था किट्टो ने 1837 में। भाब्रू अभिलेख ये खोजा था कैप्टन बर्ट ने 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा ये खोजा था हैरिंगटन ने 1785 में। दिल्ली टोपड़ा ये कैप्टन पोलियार ने खोजा था 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये खोजा था पैड्रे टिपेंथर ने 1750 में। मानसेहरा ये कैप्टन ले ने 1889 में खोजा था। कालसी शिलालेख ये जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में खोजा था। रुमनदई ये फिहरर ने 1896 में खोजा था। जौगढ़ अभिलेख ये सर वाल्टर इलियट ने 1850 में खोजा था। गिरनार अभिलेख ये लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने 1822 में खोजा था। साहबजागढ़ी ये एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, 1836 में इन्होंने खोजा था। इलाहाबाद स्तंभ लेख ये टीएस बर्ट ने 1834 में खोजा था। मास्की अभिलेख ये बीडेन ने खोजा था 1915 में। और निगाली सागर ये फिहरर ने 1895 में खोजा था। रामपुरवा कार्लाइल ने 1872 में खोजा। और सारनाथ ये ऑरेल स्टाइन ने 1905 में खोजा। देखिए, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक कथा तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देखते ही चलेंगे, सब कुछ अच्छे से घोटेंगे। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो ये देवनाम प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा उपनाम से ये पता चलता है, क्योंकि देवता तो हिंदू धर्म में होते थे ना, तो देवताओं का प्रियदर्शी राजा, इससे पता चलता है कि अशोक ने अपना जो है हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? ये श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से इसके बारे में पता चला है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता जो है वो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? ये किया था अशोक ने। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ये भाब्रू स्तंभ राजस्थान में है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? ये मिलती है 5वें बृहत शिलालेख में। गुर्जला लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। जो भूमि कर था ना, उसको सीताध्यक्ष उसको एकत्रित करता था। सीताध्यक्ष जो है वो भूमि कर को एकत्रित करता था। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अभी देखा था, अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। शासकों के नाम भी देखेंगे कि उस समय के शासकों के क्या नाम थे। अभी एक नाम तो हमने जस्ट देखा है, सुखी अंजीर वाला मामला।
उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब अधिकारी और विभाग देख लेते हैं। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकड़ाध्यक्ष ये खानों का प्रधान होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का प्रधान। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का जो है ये प्रधान होता था। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। तो देखिए इतना अच्छे से देख रहे हैं आप लोग, और आगे भी हम लोग और अच्छे से इसको देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? यह है इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म अपना लिया था उन्होंने। देखिए धर्म को लेके कभी कोई बंधन था नहीं, ना पहले था ना आज के लोग मानते हैं ज़्यादा बंधन को। मीडिया उडिया को छोड़ दीजिए। मेरी इच्छा तो मैं कभी हिंदुइज्म को पसंद करूंगा, मेरी इच्छा तो मैं कभी इस्लाम को पसंद करूंगा, मेरी इच्छा मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी इच्छा मैं अल्लाह को मानूंगा, मेरी इच्छा मैं भगवान बुद्ध को मानूंगा। ये धर्म जो है ना वो देखिए तो आदमी का निजी ही होता है। फिर धर्म को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं ना वो दरअसल सत्ता की लड़ाई है, यानी पावर की लड़ाई है। तो हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। कौन सा स्थान मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो था तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? ये किया था मौर्यों ने। लेकिन ग्रामीण जो गांव की जो अद्वितीय व्यवस्था है ना वो देखने को मिलेगी चोल के समय में। खैर वो अलग है। प्राचीन हम लोग भारत को देख रहे हैं तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो ये किया था मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। जो अशोक का समकालीन था तुर्मय, वो कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस के अभिलेख में किया गया है? तो ये था महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? ये थे राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये किया गया अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो ये है 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? देखिए सातवाहन का उल्लेख नहीं मिलता है उसमें। सातवाहन मुझे लगता है कि मौर्य के बाद ही आए थे, है ना। मैं वैसे क्लियर कर दूंगा क्योंकि मौर्य के बाद ही सातवाहन जो है वो आए थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। काफ़ी कमज़ोर शासक थे बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। जल संसाधन व्यवस्था रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था तो वो था अलेक्जेंडर। अशोक का समकालीन जो मिस्र का राजा था वो था अलेक्जेंडर। ये वो अलेक्जेंडर नहीं है जो जिसने भारत पे आक्रमण किया था, ये दूसरा अलेक्जेंडर है। ये अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन से वर्ष में जो है अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग के ऊपर में। तो जब उसने सत्ता हथिया ली, सत्ता को प्राप्त कर लिया, उसके 8वें वर्ष उसने जो है कलिंग पे जो है अटैक कर दिया। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? वो सीरिया और बेबीलोन का शासक था और ससुर भी हो गया था बाद में चंद्रगुप्त का।
अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी दशरथ ने। दशरथ कौन था? अशोक का पौत्र था, पौत्र। अशोक की उपाधियाँ, जैसे अशोक की उपाधियों को लेते हैं, उपाधि और स्रोत देखें तो अशोक जो था ना वो मास्की लघु शिलालेख, अशोक जो है नाम मिलता है मास्की लघु शिलालेख में। देवनाम प्रियम अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख में ये नाम मिलता है। अशोक मौर्य, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है। प्रियदर्शी राजा, ये बराबर गुहा लेख में ये नाम लिखा हुआ मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध, ये भाबरू बैराट लघु शिलालेख में मिला हुआ है। प्रियदर्शी राजा कंधार वृहद शिलालेख दीपवंश महावंश में ये प्रियदर्शी राजा के नाम से उल्लेख मिलता है। अशोक वर्धन, ये पुराण में मिलता है अशोक वर्धन। राजा अशोक, ये नेटुर लघु शिलालेख में ये वर्ड आता है राजा अशोक। राजा अशोक देवनाम प्रिय, ये उद्गोल लघु शिलालेख में ये नाम आता है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो ये किया था तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया है? ये किया है कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ये अरमाइक भाषा से हुई है खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हो गया। जो बैक्ट्रियन शासक थे ना वो मौर्यों के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार करने में सफल रहे। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ये था सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वह कौन था? तो वह था बिंदुसार। मौर्य काल की मुद्रा को हम लोग देखें, इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार थे, पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी हमने देखा है जो चैप्टर को, उससे आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य पर थे और हम लोग आगे जो है इसी तरह सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। 20 सालों में यही सब प्रश्न है ना घूम फिर करके सारे एग्जाम्स में आए हैं, यूपीपीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो या फिर एसएससी वगैरह हो, तो सारे प्रश्नों का संकलन है ये किताब। और इसको पूरा करने के बाद जो है ना बहुत कम चांसेस है कि कोई प्रश्न आपके नज़रों से चला जाए। तो चलिए फिर अगले चैप्टर को देखते हैं।